हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जगबोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का कोर हिंदी कोर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोग के लिए गैस किया हुआ 1 है ना। इसी तरह से गैस किया हुआ 2, 3, 4 है ना। 2 या 3 जो मिलेगा गैस किया हुआ क्वेश्चन आप लोग के, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है ना, 31 नंबर क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव का, कि शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है ना। शीतल वाणी में किन्हीं 6 का प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। 8 प्रश्न रहेगा, लेकिन आप लोग को 6 प्रश्न का ही क्या करना है, उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि शीतल वाणी है ना, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। तो इस पंक्ति का अभिप्राय है कि यदि उनकी वाणी शीतल है तो यह मान लेना ही उसके विनय विनम्रता के भाव ही होंगे गलत, है ना। फिर से एक बार देखते हैं। इस पंक्ति में जो है ना, इस पंक्ति का अभिप्राय है कि यदि उसकी वाणी है ना, किसी का वाणी जो है वो तो यह मान लेना ही उसके विनय विनय का विनम्रता के भाव ही होंगे गलत। उसकी वाणी में शीतलता के गुण के अतिरिक्त ओजस्वी के भी गुण जो है विद्यमान है। उसकी वाणी शीतल रहती है, और क्योंकि वह धीरज नहीं खोता है, वह संसार का विद्रोह करता है, लेकिन अपनी वाणी को शीतल बनाए रखना चाहता है। वह अपने हृदय को आग को वाणी में समाहित तो करता है, लेकिन शीतलता के गुण को बनाए रखते हुए वो भाव को यह कि वह अपने दिल में विद्यमान दुख को वाणी के माध्यम से यह व्यक्त करता है, कि लेकिन ध्यान रखता है कि वाणी में कोमलता भी जो है वो बनी रहे, और इस तरह से वह अपने मन की भड़ास को भी निकाल देता है, और वह स्वयं को आपा नहीं खोता है। अगला क्वेश्चन है कि कविता के बहाने है ना, कविता के बहाने के आधार पर बताइए कि सब घर एक कर देने के माने क्या होता है ना। कविता के बहाने चैप्टर से है कि इसके बारे में, इसके मतलब आधार से बताना है कि सब घर है ना, सब घर एक कर देने के माने है ना, तो क्या इसका अर्थ होता है। तो यहाँ सब घर एक देने है ना, सब घर जो है एक देने के माने का अर्थ है कि सभी को अपने घर बना लेना। बच्चों के लिए अपना पराया कुछ नहीं होता है ना। जहाँ उन्हें प्यार मिलता है वे वहीं जो है वहीं के हो जाते हैं। यही कारण है कि बच्चों और पड़ोसियों है ना, बच्चे और पड़ोसियों के साथ भी वैसे ही रहते हैं जैसे कि अपने माता-पिता के साथ रहते हैं। वे किसी सीमा को भी नहीं समझते हैं, और वे जो है उन सीमाओं को तोड़कर एकता स्थापित कर देते हैं। ऐसे ही कविताएँ जो है होती है। कविता यह नहीं देखती है कि उसे हिंदू पढ़ रहा है या फिर तो और भी कोई धर्म या जाति का व्यक्ति पढ़ रहा है। वे सारी सीमाएँ तोड़कर है ना, प्रेम तथा एकता का सूत्र कायम कर देती है, और वे समाज में तथा सभी देशों की सीमाओं को क्या करता है, एक सूत्र में पिरो देता है। आगे क्वेश्चन है कि तुलसी ने अपने गुलाम है राम को है ना क्यों कहा है ना। तुलसी ने गुलाम है राम को है ना क्यों कहा है। तो तुलसी मूल्यतः भक्त है ना। कविता तो आराध्य के गुणगान का माध्यम है ना। तुलसीदास जो है ना, तुलसी मूल्यतः क्या है, भक्त है, लेकिन कविता का आराध्य जो है गुणगान का माध्यम है। और भक्ति के 9 भेद, जिनमें से एक दास्य भाव की भक्ति होती है, और दूसरा जो है ना होती है, और द्रियास्व भाव जो होता है, द्रिय भाव की भक्ति में भक्त अपने दीन हीन नीच पतित मानता है, और वह अपने आराध्य के सम्मुख में अपना ही हीनता का वर्णन करता है। इस भावना से भाविक होकर तुलसी जो है ना, अपने को राम का गुलाम भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आलोक धानमा अथवा धर्मवीर भारती है ना, धर्मवीर भारती के किन्हीं 2 रचनाओं का क्या करना है, नाम लिखना है। तो आलोक धानमा की 2 रचना है, जनता का आदमी, और दूसरा है गोली दागो पोस्टर है ना। और धर्मवीर भारती की 2 रचना है, गुनाहों की देवती है ना, गुनाहों की देवती, और दूसरा है सूरज की 7वां घोड़ा। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन, किस तरह से बाजार जो है आदमी है ना, किस तरह से बाजार जो है ना, किस तरह का बाजार जो है आदमी को ज़्यादा आकर्षित करता है। किस तरह का बाजार जो है आदमी को जो ज़्यादा मतलब अपने ओर आकर्षित करता है। तो लेखक के अनुसार शॉपिंग मॉल व्यक्ति को ज़्यादा आकर्षित करता है। उनकी सजावट देखकर व्यक्ति में उनमें बहुत प्रभावित हो जाते हैं, है ना। और वह उनके आकर्षण के जाल में फंस जाता है, और इसी कारण से वह जो है उन चीज़ों को भी खरीद लेता है जिसकी उसके मतलब कोई ज़रूरत भी नहीं होता है, और उसको भी खरीद लेता है। वास्तव में शॉपिंग मॉल ऊँचे रेटों पर सामान बेचता है। आगे क्वेश्चन है द्विवेदी ने, है ना? द्विवेदी ने शिरीष को कलजयी
अवधूत जो है सन्यासी क्यों माना है शिरीष को? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष को अवधूत इसलिए मानते हैं क्योंकि शिरीष का फूल एक सन्यासी की तरह सुख और दुःख की परवाह नहीं करता है। एक शास्त्रीय अवधूत जो है, अवधूत की तरह जीवन जीवन की अजेयता के मंत्र की घोषणा करता है। जब तक अग्नि की तरह धधक रही है, शिरीष अभी भी कोमल फूलों की तरह जो है ना, कोमल फूलों की तरह लड़ता रहता है। बाहर की गर्मी, धूप, बारिश, गरज कुछ भी उसे प्रभावित नहीं करती है। इतने ही नहीं, शिरीष धैर्य के साथ में जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना अजेय जीवन व्यतीत करते रहता है। भावनाओं का भीषण गर्मी में भी वह गतिहीन रहता है। आगे क्वेश्चन है खेतों पर आनंदा क्या काम करता है ना? तो खेतों पर आनंदा सारे दिन निराई जो है, निराई मतलब घास निकालने का और गुड़ाई का काम करता था। वह फसलों की रक्षा भी करता था। ईख पेरने के लिए वह कोल्हू जो होता है ना, ये कतारी पेरने के लिए जो रहता है, कोल्हू भी चलाता था और इसके अलावा उसे भैंसों को भी चराना पड़ता था। इसके बावजूद भी उसके पिता उससे जो थे वो गुस्सा को झेलना पड़ता था ना, पिताजी का गुस्सा भी झेलना पड़ता था। आगे भूषण के बारे में बताइए, है ना? तो महाकवि भूषण का जन्म जो है संवत 1670 में तदनुसार ईस्वी, है ना? ईस्वी 1613 में हुआ था। वे मूल्यतः टिकाऊपुर गाँव के निवासी थे, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में है अभी। है ना? घाटमपुर तहसील में पड़ता है। उनके 2 भाई चिंतामणि और मतीराम जो थे, है ना? कवि थे। उनका मूल्य नाम क्या था? यह पता नहीं है ना, किसी को पता नहीं है लेकिन शिवराज भूषण जो है ग्रंथ के निम्न दोहे के अनुसार भूषण उनकी उपाधि है जो उन्हें चित्रकूट के राज हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने दिया था। तो ये 8 क्वेश्चन था लेकिन आप लोग का आंसर कितना देना था? 6 का। अब फिर जो है 6 का ही आंसर देना है, 8 क्वेश्चन रहेगा लेकिन 6 का ही आंसर देना है। बोला कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपा क्रूरता की कविता विचार कीजिए। तो कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता में संचालक अपंग व्यक्ति के प्रति करुणा एवं संवेदना दिखाता है, परंतु उसका उद्देश्य अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय एवं बिकाऊ बनाना है। वह उनकी अपंगता बेचना चाहता है, अतः कार्यक्रम काफ़ी रोचक बने इसलिए वह करुणा दिखाता है। परंतु उसकी करुणा जो है एकदम बनावटी है, उनमें से क्रूरता छिपी हुई है। संचालक द्वारा अपाहिज से बार-बार पूछा जाता है कि क्या आप अपाहिज हैं? अपाहिज से कितना मतलब अपाहिज जो है कितना दुःख होता होगा ना, दुःख होता होगा। अपाहिज होना कैसा लगता है? इस तरह से प्रश्न पूछने की संवेदनशीलता जो है ना, प्रकट करता है तथा दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले जो कार्यक्रम होता है ना? उन कारोबारी दबाव के कारण जो है संवेदन रहित एवं क्रूरता वाले भी होते हैं। आगे बोला है क्वेश्चन कि भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय यह है कि हमें भाषा का प्रयोग उचित प्रकार से करना चाहिए। भाषा शब्द का ताना-बाना उसके अर्थ प्रसंगत तो होते हैं, अतः हमें उसका प्रयोग सही प्रकार से करना चाहिए। कोई भी भाषा का प्रयोग जो है सही से करना चाहिए। कई बार हम गलत शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं और भाषा जो है कैसा बन जाता है? पेचीदा बन जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि भाषा को सहूलियत के साथ में बरतना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना चाहिए। अत्यधिक बोलना भी भाषा को विचित्रता दे देता है। और हम जो बोलने में भूल ही जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। अतः बोलते समय हमें अधिक क्या करना चाहिए? सावधानी रखना चाहिए। आगे कवितावली के छंदों के आधार पर बताइए कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो कविता में उद्धृत है ना छंदों से यह ज्ञात होता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है और उन्होंने समकालीन समाज यथापरक चित्रण किया है। उन्होंने देखा है कि उनके पास में जो उनके समय में बेरोजगारी की समस्या जो है वो मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि भी सभी परेशान थे। गरीबी के कारण लोग अपने संतानों तक को ही बेच रहे थे, है ना? जो है सभी और भुखमरी का भी विषमता दिखाई दे रही थी। आगे है बाजार दर्शन चैप्टर से, है ना? तो बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है? पाठ के जो पठित पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें बौद्धिक विचार को साहित्य सुलभ और लालित्य के द्वारा व्यक्त किया गया है। बाजार में जो है ना, बाजार व उपभोक्ता का संबंध सामायिक विषय है। इस संबंध को ही लेखक ने जो है अपने कुछ है ना, परिचितों के दी गई वार्तालाप के द्वारा जो है वर्णित किया है। लेखक ने बताया है कि किस प्रकार जो है बाज़ार हमें अपनी ओर जो है आकर्षित कर लेता है और हमें बाज़ार का प्रयोग की तरह करना चाहिए। ये भगत जी के भी माध्यम से बताया गया है। आगे ढोलक की आवाज़, है ना? लुट्ठन पान से, है ना? ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता था ना? तो ढोलक की आवाज़ सुनकर लोगों की प्रेरणा, सहानुभूति मिलती थी। मृत्यु के भी भय
लोग अर्धचेतन जो अवस्था में पड़े होते थे, वो लोग ज़िंदगी से हारे लोग भी ढोलक की आवाज़ सुनकर जी उठते थे। रात में भीषिका उन्हें आक्रांत नहीं कर पाती थी, जब तक ढोल बजता था उसकी अश्रु से भी भरी आँखें उसे सुनकर चमक उठती थी, हाँ? और अश्रु मतलब आँसू सो जाएगा। मृत्यु का भय इस आवाज़ से चला जाता था और जीवन का भी संचार होता था। आगे बोला है कि लेखक के मत से, है ना, दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? तो लेखक के आधार पर दास्ता का व्यापक परिभाषा है कि व्यक्ति का पेशा चुनने का अधिकार न देना, है ना? इस तरह से आमुक व्यक्ति को हम दास्ता में बाँधकर रख देते हैं जब किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के पेशे, है ना, कार्य तथा कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं, तो ऐसे स्थिति को भी दास्ता कहा जाता है। स्वतंत्रता हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अतः किसी भी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के पेशे या कार्य का तथा कर्तव्य का निर्धारण करे। कोई भी व्यक्ति जो है अपना कार्य और उसका जो भी चीज़ें हैं, है ना, कर्तव्य वो अपने से निर्धारण करेगा। आगे सिल्वर वेल्डिंग चैप्टर से, है ना? सिल्वर वेडिंग जो है कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है ना? तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह संदेश देना का प्रयत्न किया है कि 2 पीढ़ियों के बीच विचारों में काफ़ी अंतर होता है ना? और पीढ़ी जो है और पीढ़ी को अपने विचार टकराव को टालना चाहिए, पुरानी पीढ़ी को नई परंपराओं और नए परिवर्तन से सामंजस्य सहज जो है रूप से लेना चाहिए और उसके साथ सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। वह नई जो है ना, वही नई पीढ़ी जो है पुरानी पीढ़ी के संस्कारों और उनकी परंपराओं को भी सम्मान देना चाहिए। और दोनों पीढ़ियों के आपस में सामंजस्य कर विचारों का टकराव से बच सकती है और हर नया अच्छा नहीं होता है, पुराना बुरा भी नहीं होता है ना? उसी तरह से पुरानी नहीं होती है और हर नया जो है बुरा भी नहीं होती है। ये सिद्धांत दोनों पीढ़ियों को अपनाना चाहिए। आगे बोला है सिंधु सभ्यता जो है ना संपन्न थी और पर उनमें भव्यता का आडंबर नहीं था, है ना? कैसे? तो सिंधु सभ्यता एक संपन्न सभ्यता थी, परंतु उसमें राज सत्ता या धर्म सत्ता के चिन्हित नहीं मिलते हैं। वहाँ नगर योजना, वास्तुकला, मुहर, ठप्पो, जल व्यवस्था, साफ-सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि एकरूपता द्वारा उनमें अनुसारण देखा गया है ना? शासन से देखा गया यहाँ पर सब कुछ अनावश्यकताओं से ही जुड़ा है। भव्यता का प्रदर्शन भी कहीं-कहीं मिलता है। अन्य सभ्यताओं का भी राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को भी दिखाते हुए भव्य महल भी मंदिर और मूर्तियाँ भी बनाई गई है। किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी मूर्तियाँ, खिलौना या मृद भांड नावें मिली है। नरेश के, है ना? नरेश मतलब राजा होता है ना? तो नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा, इसमें प्रभुत्व का दिखावे का तेवर भी कहीं नहीं दिखाया गया है। आगे बोला है कि किन्हीं, है ना? निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला है कि झारखंड और पर्यटन अथवा प्रदूषण की समस्याओं पर निबंध लिखना है। तो झारखंड के बारे में लिखना है, पर्यटन जहाँ घूमने वाला जो क्षेत्र है ना, तो भारत का एक राज्य झारखंड जो आकर्षण घने जंगल और खूबसूरत वातावरण के विख्यात है। यह अनेक ऐतिहासिक मंदिर और सुंदर पहाड़, है ना, पर्यटन की ओर अपनी तरफ से आकर्षित करने वाला खूबसूरत झरने तथा उद्यानों से सजा यह एक सुंदर सा राज्य है। प्रकृति जो है ना, प्रकृति के प्रेमी के लिए यह सौपन नगर सा दिखने वाला प्रकृति सुंदरता और ओतप्रोत यह राज्य पर्यटन का प्रमुख स्थल भी है। झारखंड जो है अपने सुंदर पहाड़ी, खूबसूरत झरने, उद्यानों, गुफाओं ये सबसे ये क्या है बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। यहाँ के स्वादिष्ट भोजन से भी प्रसिद्ध है। झारखंड के प्रमुख और लोग के प्रिय आकर्षण, है ना? आकर्षण में से एक पर्यटन स्थल रांची जिसमें कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 700 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। इस तरह से आगे क्वेश्चन है कि प्रदूषण की समस्या पर आप लिख सकते हैं लेख, है ना, निबंध। तो विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिला है। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो कि विद्वान की कोख में से जन्मा है और विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिन्हें सहने के लिए अधिकांश जनता जो है मजबूर है। प्रदूषण का अर्थ है कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना, न ही शांत वातावरण मिलना। इसी को क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। अब प्रदूषण जो है कहाँ-कहाँ हो सकता है? तो वायु में हो सकता है ना? वायु प्रदूषण जैसे कि महानगर में ये प्रदूषण अधिक फैलता है जहाँ 24 घंटे जो है कल कारखाने, धुआँ, मोटर गाड़ी ये सब चलते रहता है, इसके चलते वायु प्रदूषण भी होता है। उसी तरह से जल प्रदूषण है, कल कारखाना से दूषित पानी जो निकलता है नदी में बहा दिया जाता है जिससे कि भयानक जो है वो जल प्रदूषण हो जाता है। उसी तरह से ध्वनि प्रदूषण है, कि मनुष्य के रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए लेकिन आजकल कल कारखाने, शोर, है ना, लाउड स्पीकर ये सब से कान से बहरापन आता है।
आगे क्वेश्चन है तंबाकू निषेध कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र को एक पत्र लिखना है ना आवेदन पत्र लिखना है किसके विषय में तो मतलब तंबाकू जो है निषेध कार्यक्रम के लिए है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सेवा में लिखेंगे संपादक महोदय है ना। प्रभात खबर रांची आप लोग दैनिक जागरण ये जो भी आप जिस संपादक के पास लिख रहे हैं उसका यहाँ लिख दीजिएगा। विषय तंबाकू निषेध कार्यक्रम सकारात्मक प्रभाव महोदय है ना। उसके बाद फिर यहाँ जो भी मैटर है उसको लिख दिया जाएगा। तो महोदय क्या हो जाएगा, मैं रांची निवासी आपके लोकप्रिय समाचार पत्र का ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज लगभग जो है सभी किसी न किसी प्रकार से अपने स्वास्थ्य की चिंता से जुड़े हैं। विभिन्न विभागों को सरकारी नियम द्वारा बनाए गए मार्गदर्शन को ताक पर रखकर वातावरण को दूषित करने पर आ गया है। लगभग सभी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान की समस्या बढ़ती जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जगह-जगह तंबाकू निषेध कार्यक्रम जागरूकता जो है कार्यक्रम पुलिस की सहायता से चलाया जाए, जिससे लोग प्रभावित होंगे और दूसरा न कि मानने वाले पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि वह दोबारा ये गलती ना करेगा। केवल होर्डिंग व बैनर लगाने से काम नहीं चलेगा। बहुत सब जगह लिखा हुआ रहता है कि नहीं निषेध यहाँ धूम्रपान निषेध ऐसे नहीं होगा। वातावरण में विभिन्न रोगों से उत्पन्न होने वाले को खतरा होता है और सभी सार्वजनिक स्थलों पर बहुत सी ज़रूरी तो अलग-अलग संस्थाएँ भी बनाए जाए, जहाँ वातावरण को शुद्ध करने के लिए उपकरण लगे होंगे, है ना? इस तरह से अब मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे विचार का प्रकाशित करने करके संबंधित विभाग को जागरूक करें। धन्यवाद यहाँ होना चाहिए, है ना? प्रार्थी आम नागरिक यहाँ आगे क्वेश्चन है कि आपके मोहल्ले की साफ-सफाई के लिए नगर पालिका को, है ना, एक एप्लीकेशन लिखना है। तो सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर पालिका रांची महोदय इस तरह से करके, है ना, अब मैटर लिख देना है। निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में पिछले 20 दिनों से सफाई जो है ना, कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। इसी कारण यहाँ सब कुछ गंदगी फैल गया है, नालियाँ भी ब बंद पड़ गई है, कचरे ढेर लगे हुए हैं, इससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका हो रही है। साथ में ही हमारे मोहल्ले के सार्वजनिक रोशनी भी नहीं हो रही है ना। तो कई खंभों पर बल्ब जो है वो ट्यूबलाइट, फ्यूज़ ये सब उड़ गया है। इन दोनों अव्यवस्थाओं को मोहल्ले से सभी नागरिक जो है परेशान है। अतः आपसे प्रार्थना है कि अल अविलंब हमारे मोहल्ले में सफाई तथा रोशनी की उचित व्यवस्था करवा दें, ताकि हम लोग जो है नागरिक को सुविधा उचित लाभ मिल सके, है ना? दिनांक लिख दीजिएगा और निवेदक के यहाँ कल्याण कॉलोनी का जो नाम रहेगा वो आगे है लेखा ये अभिव्यक्ति एवं माध्यम से पत्रकारिता की परिभाषा एवं उनके प्रमुख प्रकारों को लिखना है ना? तो पत्रकारिता का संबंध सूचना को संकलित और संपादक कर पाठकों तक पहुँचाना है। समाचारों के संपादक में तथ्योपरकता, वास्तुकरता, निरपेक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांत का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन पत्रकारिता का कार्य जो है ना, संबंध केवल समाचार तक ही सीमित नहीं बल्कि इसके संपादकीय लेखन, कार्टून ये सब तक भी है ना? तो ये पत्रकारिता का अलग-अलग प्रकार है। कौन-कौन है सो देख लेते हैं। खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, वोकेसी पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता ये सब। आगे निम्नलिखित में से किन्हीं एक का काव्य का सौंदर्य लिखना है ना, एक कविता है और इसका मतलब सौंदर्य इसका मतलब लिखना है किसको हिंदी में आज से लिखना है। तो जीर्ण बाहु है शीर्ष शरीर तूने बुलाता कृषक अधीर। ये विलप के वीर चूस लिया है उनका सार हार मात्र ही है आधार ये जीवन की परावार है ना। किसका अब बोला है किसको हिंदी करना है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से में संकलित कविता बादल राग से लिया गया है। इसके रचयिता जो है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इसमें कवि ने बादल को विलव्य व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आवाहन किया है और कवि कहता है कि हे विलव्य के वीर, शोषण के कारण किसान की बाहों शक्तिहीन हो गई है, उनका शरीर कमजोर हो गया है, वह शोषण के खत्म करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका सार तत्व चूस लिया है। अब वह हड्डियों है ना, हड्डी जो होता है हड्डियों का साचा ढांचा जो है मात्र ही रह गया है। जीवनदाता तुम बरसकर और किसान को गरीबी जो है वो दूर करो। इस तरह से आगे है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसकी गोद भरी। रह रह कर हवा में जो लोका देती है गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चों की हंसी। अब इसको बोला है कि इसका जो है आप संक्षिप्त वर्णन करें ना। तो प्रस्तुत काव्यांश जो है पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से ही लिया गया है। संकल्प रुबैया जो है ना, रुबैया में से लिया गया है। इसका रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी है। इस रुबैया में कवि ने माँ से है ना, माँ के स्नेह का वर्णन किया है और शायर कहता है कि एक माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे के अपने घर के आंगन में ही लिए खड़ी है।
वह अपने चाँद के टुकड़े को अपना हाथ पर झुलाने लगती है और बीच-बीच में वह उसे हवा में उछाल भी देती है और इस प्रक्रिया में से जो है बच्चा प्रसन्न हो उठता है तथा बच्चे की खिलखिलाहट जो है वो भरी और हँसी गूँजने लगती है। तो ये था आप लोग के लिए पहला मॉडल सेट टाइप में ही क्वेश्चन गैस किया हुआ। इसके बाद और भी 4 आप लोग के लिए लाया जाएगा।